हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, ये हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी के फॉर्मूलेस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी इंटेंसिटी को हम देखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे होती है, इसका वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज, इन सारी चीजों को हम आज के लेक्चर में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। और अभी तो आपके एकेडमिक ईयर का लास्ट पार्ट चल रहा है, तो आपको आसानी से ये सारी चीजें पहले से पता होंगी, बट मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो इसके चारों ओर का वो एरिया जहां पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले आए तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज अपने वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आप ले आओगे तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब अट्रैक्शन का लगेगा या रिपल्शन का लगेगा, ये दोनों चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखोगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड दैट सराउंड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है जो किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के चारों ओर रहती है या उसको सराउंड करती है, एंड एक्सर्ट्स फोर्स, फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन ऑल अदर चार्ज पार्टिकल्स इन द फील्ड। ऑन ऑल अदर, बाकी और जो भी चार्ज पार्टिकल्स है, अगर वो इस फील्ड में, इस रीजन में, इस एरिया में आ रहे हैं तो उनके ऊपर वो एक फोर्स अप्लाई करती है। अब ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्शन का होगा, ये डिपेंड करेगा। अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो फिर रिपल्शन का फोर्स लगेगा, और दोनों चार्जेस अनलाइक हैं तो अट्रैक्शन का लगेगा। जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स चार्ज। तो किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, और इसीलिए हम उसको मेजर करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, जहां पे जो ई होता है, कैपिटल ई, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या लिखोगे। अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से आप समझते क्या हो, तो आप क्या बोलोगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन दैट रीजन। मतलब विद इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सर्टेन पॉइंट द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए ये एक सोर्स चार्ज है और इसके चारों तरफ ये सर्कुलर पूरा रीजन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। तो अब यहां पे अगर आप एक पॉइंट ए कंसीडर करोगे, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो अलग होगी। अगर एक पॉइंट यहां बी कंसीडर कर रहे हो तो उस पे अलग होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ है या फिर मैग्नीट्यूड है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एट एनी सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ओके, अब अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो वेक्टर ई होता है वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। क्या है, कैसे है, उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टेस्ट चार्ज, जैसे मान लो ये आपका सोर्स चार्ज है और उससे आपने इतनी दूरी पे यहाँ कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है जो कि बहुत छोटा है। क्यों छोटा है वो अभी हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तब इनके बीच की डिस्टेंस अगर आर है मान लो, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं वेक्टर एफ से, जहां वेक्टर एफ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर में, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स होता है। तो कह रहा है कि अगर इस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, या फिर टेस्ट चार्ज को हम मान लें कि वो एक यूनिट चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, मतलब वो एक कूलम भी हो सकता है, एक माइक्रो कूलम भी हो सकता है, एक मिली कूलम भी हो सकता है, जो भी, ठीक है। तो अगर हम क्यू नॉट को 1 यूनिट कर दें तो क्या निकल के आएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ। यानी कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा किसी यूनिट चार्ज पे, किसी चार्ज क्यू की वजह से, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे। यानी कि आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि बेटा आपका, अगर ये एक पूरा रीजन है मान लो, और यहां पे आपने सोर्स चार्ज एस रख दिया है, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, एस बोल रहा हूं, ठीक है। मान लो यहां पे आपने सोर्स चार्ज रख दिया है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मान लो इसको पॉइंट पी बोल दें, और यहां पे हम यूनिट चार्ज रख दें। तो यूनिट चार्ज रखने के बाद जो एफ की वैल्यू आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। यही इस फॉर्मूले में बताया गया है। आप ये फॉर्मूला याद रखना, ये सब डायरेक्ट यूज होते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू वी टेक वैनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट चार्ज को इतना स्मॉल क्यों लेते हैं, मतलब बिल्कुल नेग्लेजिबल क्यों लेते हैं।
देखो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि टेस्ट चार्ज जब अज्यूम किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जब हम अज्यूम करते हैं कि हम टेस्ट चार्ज ले आ रहे हैं, तो उसका मेन मोटो क्या होता है? किसी दूसरे चार्ज की वजह से, जिसको कि हम सोर्स चार्ज कहते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना। तो अगर ये चार्ज खुद में बड़ा होगा, मान लो ये सोर्स चार्ज है और ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। अगर ये खुद में बड़ा होगा बेटा, तो ये इसको भी तो रिपेल करेगा। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो आपका सोर्स चार्ज है, ये एक जगह फिक्स है और इस चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम टेस्ट चार्ज को बिल्कुल वेनिसिंगली स्मॉल कंसीडर करें। अदरवाइज अगर इसका मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट होगा, तो आपको पता है कूलम्बिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अगर ये बहुत ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट का होगा, तो डेफिनेटली फोर्स लगेगा। तो एक्शन रिएक्शन प्रोसेस है। जितना फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाएगा, यानी कि सोर्स चार्ज जितना फोर्स टेस्ट चार्ज पे लगाएगा, उतना ही फोर्स टेस्ट चार्ज भी तो सोर्स चार्ज पे लगाएगा। तो ये क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो फिक्स है और ये वेनिसिंगली स्मॉल है। तब जाके ये प्रोसेस पूरा कैलकुलेट हो पाता है। ओके, तो आप इसको क्या लिखोगे आंसर? सर, इफ वी टेक अ चार्ज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट, इट कैन डिस्प्लेस द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को भी डिस्प्लेस कर सकता है, एक्शन रिएक्शन लॉ न्यूटन का। फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस चार्ज को डिस्प्लेस कर सकता है जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड हेंस इट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ई। ऑब्वियसली चार्ज मूव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि आगे अभी आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। दैट व्हाई डू वी टेक वेनिसिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज? बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस द सोर्स चार्ज and hence it can change the value of electric field. That's why we take vanishingly small test charge. Okay, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आइए एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम डेरिवेशन करते हैं। जो अभी तक हमने बातें करी हैं उसको हम देखते हैं। मान लो कि ये एक चार्ज है Q पॉइंट O पे, इसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट P पे, जो कि इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पे है। तो OP क्या हो गया? R यूनिट। अब मीटर सेंटीमीटर वो आपके ऊपर है, जैसा सवाल दिया रहेगा। हम बस यहाँ पे R यूनिट मान के चल रहे हैं, जहां पे R क्या है? डिस्टेंस है O और P के बीच में। अब इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो मान लो कि हम एक टेस्ट चार्ज को लेके चले आए पॉइंट P पे। अब क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज है Q, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब R कैप क्या है? ये पहला लेक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है? फ्रॉम चार्ज Q टू Q नॉट। मतलब ये रिपल्शन का फोर्स है, लाइक चार्जेस है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी Q से Q नॉट की तरफ, ये जो फोर्स लगेगा। और ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स ऑन Q नॉट है ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। ओके, और आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो होती क्या है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो अगर हम इस फोर्स को जो इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के, उसमें अगर टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर दें, तो हमें सोर्स चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q एट पॉइंट O पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट द पॉइंट P। तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। तो वही बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे Q नॉट था और ये Q नॉट अगर आप इधर लेके चले आओगे डिवीजन में, तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोलोगे डायरेक्शन, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और निगेटिव चार्ज के लिए हमेशा टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होती है। तो मैग्नीट्यूड क्या मिल गया आपको? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसमें दूसरे चार्ज का मेंशन नहीं है, इसलिए ये बताता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट P, जो कि सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, जो अभी आपको पता है, क्योंकि F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू वेक्टर E। तो अभी के लिए आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
और चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, सॉरी यूनिट होती है। और इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये अभी आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। पर आप ये दोनों याद रखेंगे क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आई होप कि आप ये सब पढ़ चुके हैं, आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। इसकी डायमेंशन क्या है? ml t⁻³ इनवर्स। ओके, इसको आप याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये सब एक नंबर में कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इसका आंसर आपको एकदम सही करके ही आना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो अगर हम बेटा किसी चार्ज Q के लिए निकाल रहे हैं तो Q क्या हो गया? पहले तो कांस्टेंट हो गया, हमें Q की एक वैल्यू मिल गई है सर्टेन 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं। 1/4πε0 क्या हो गया? ये भी एक कांस्टेंट है। तो E की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्फेरिकल होगी। स्फेरिकल होगी, यहां मैं 3D में नहीं दिखा पा रहा हूं, पर ये स्फीयर्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे, इन स्फीयर्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ते जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है? कि चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर मूव करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड अराउंड अ पॉइंट चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इनको माइकल फैराडे ने खोजा था, जो कि नाम याद रख लो, ऐसे पूछा नहीं जाता। और ये हाइपोथेटिकल होती हैं, इमेजिनरी, ऐसा कुछ मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। दो चीजें हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं या कर्व्स होती हैं जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ट्रेस करते हैं, हम खुद से ट्रेस करते हैं इन सच अ मैनर कि उनका जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट पता है ना, किसी सरफेस को एक पॉइंट पे टच करके ऐसे निकल जाता है, जैसे सर्किल में आपने पढ़ा हुआ है टेंजेंट। तो उनका जो टेंजेंट होता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट पे। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो लाइन ऐसे गया है, तो इसके इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इधर, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन जो है वो इधर, यहां पे अगर ऐसे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो आप डेफिनेशन याद कर लो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन इमेजिनरी लाइन। इट इज अ लाइन और अ कर्व ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया जाता है ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट, मेन चीज यही है, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जब आप इसकी टेंजेंट निकाल रहे हो, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझे? एक हाइपोथेटिकल कर्व है चार्जेस के बीच में जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किस पॉइंट पे, जब आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व ऐसे गया हुआ है तो आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर अज्यूम कर सकते हो, यही होगी, इस पॉइंट पे इधर होगी और इस पॉइंट पे इधर होगी। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इनकी डेंसिटी। डेंसिटी जानते हो ना, जैसे कम एरिया में अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुमको दिख रही है ऐसे, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस पर्टिकुलर एरिया में वो ज्यादा है। अगर ये रेयर है ऐसे, इनके बीच में ज्यादा गैप है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है? वो कम है इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर ये बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्मली एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो क्या बोलेंगे हम? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है वो ये डिफाइन करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर पॉइंट, रीजन या एरिया में क्या है। ज्यादा डेंस है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। डेंस नहीं है, बिल्कुल दूर दूर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वीक है। और एकदम पैरेलल लाइंस है, यूनिफॉर्म है एक दूसरे से डिस्टेंस में, तो हम कहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और निगेटिव चार्ज पे खत्म होती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सोर्स चार्ज से अवे जाने का प्रयास करती है, हमेशा, हर डायरेक्शन में। और निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सोर्स चार्ज की तरफ जाती हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो और एक निगेटिव चार्ज रखते हो, इसको यहां से दूर भागना है और इसको पास आना है, तो बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये केस कब पॉसिबल है? जब दो चार्ज हैं, दो चार्ज हैं और दोनों अपोजिट नेचर के हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक चार्ज से शुरू होगी दूसरे पे खत्म होगी। किससे शुरू होगी? पॉजिटिव चार्ज से। किस पे खत्म होगी? निगेटिव चार्ज पे। लेकिन अगर एक सिंगल चार्ज है
पॉजिटिव चार्ज के लिए इंफिनिटी पे जाएगी, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इंफिनिटी पे जाएगी इन ऑल डायरेक्शंस, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से आएगी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से इनको हम डिजाइन करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। अब जहां पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे सोर्स चार्ज की वजह से है और बीच में कोई दूसरा चार्ज नहीं है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? कंटिन्यूअस और स्मूथ। ठीक है, कंटिन्यूअस होंगी, इनके बीच में कहीं ऐसा रैंडम पैटर्न नहीं रहेगा कि यहां से जा रही फिर ऐसे हो गई, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी को मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है क्योंकि ये पूछा हुआ है, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स? ये कभी क्लोज लूप्स क्यों नहीं फॉर्म करते? जैसे मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई और निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो गई, ऐसा क्यों नहीं होता कि ये अंदर से ऐसे 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 जाए? क्योंकि बेटा इनका जो नेचर होता है वो कंजर्वेटिव होता है। इसके बारे में आपको वर्क में काफी डिटेल में बताऊंगा मैं। तो अभी आप ये जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, एंड दैट इज व्हाई जो लाइन होती है वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है। यही आपका आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप ड्यू टू देयर कंजर्वेटिव नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करते? अब अगर आप मेरी बात पे थोड़ा सा गौर किए हो तो आपको पता होगा, मैंने अभी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो हर पॉइंट होता है उस पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज करो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें या क्रॉस कर दें, तो उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये मिल गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये मिल गई। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई two electric field lines never intersect each other, because if they do the same then there will be two directions of electric field at one point which is not possible। ठीक है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां आपसे इस पूरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब किसी हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसी नियर बाई पॉइंट के लिए, तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू जीरो वेक्टर F अपॉन Q। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन में हम लिमिट Q टेंड्स टू जीरो करते हैं ये क्यों करते हैं? ये सेम चीज है, इससे हम क्या इंडिकेट करते हैं? दैट द टेस्ट चार्ज इज वैनिशिंगली स्मॉल। और इसके आगे वैनिशिंगली स्मॉल हमें क्यों चाहिए होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका है। अदरवाइज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देगा, ये सोर्स चार्ज को मूव करा सकता है। दैट्स व्हाई वी टेक वैनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज, और इसीलिए एक्सप्रेशन में उसको वैनिशिंगली स्मॉल दिखाने के लिए हम लिमिट Q टेंड्स टू जीरो कराते हैं। मतलब जो चार्ज Q है, टेस्ट चार्ज Q है, वो क्या है? वो बिल्कुल जीरो के आसपास है, मतलब बहुत छोटा है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो फॉर अ पॉइंट चार्ज Q व्हेन Q इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज जब चार्ज पॉजिटिव हो, और Q इज लेस देन जीरो जब चार्ज निगेटिव हो। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और वो कुछ इस तरीके से फिगर के माध्यम से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने आपको बोला था कि ये सोर्स चार्ज से अवे जाएंगी, और कहां जाएंगी? टिल इंफिनिटी। और निगेटिव चार्ज के लिए फ्रॉम इंफिनिटी, ये आएंगी टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपसे कहा है कि अगर एन पार्टिकल्स का सिस्टम हो, मतलब एक चार्ज ना हो, एक से ज्यादा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे चार्जेस हो, तो उस केस में किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कर दो। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अगर ये लिख के आता है तो आप लिखोगे कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस Q1 Q2 डॉट 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 Qn with position vector R1 R2 R3 डॉट 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 Rn रिलेटिव टू सम ओरिजिन पॉइंट O। ओके, इसके बाद फिर आगे हम आगे चलते हैं, लिखते हैं। ये पूरा काम हम करेंगे उसके पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए बस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलता है? वो बोलता है कि किसी बॉडी पे, किसी चार्ज पे, मान लो कि एन चार्जेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक चार्ज है और इसके अगल बगल एन चार्जेस हैं, मान लो कोई Q1 है, कोई Q2 है, कोई Q3 है, डॉट 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 ऐसे। तो हर चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, वो दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस से अनइफेक्टेड रहेगा, और नेट फोर्स जो इस पॉइंट पे लगेगा वो सारे चार्जेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। आई होप आपको ये चीज आसानी से समझ में आई होगी। स्टेटमेंट याद कर लेना, पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट कर लो या फिर स्क्रीन पॉज करके लिख लो, जो भी आप कर रहे हो।
बढ़ते हैं आगे। ये फिगर आप बहुत ध्यान से देखो, इसको मैं समझाने वाला हूँ, देखने में लगेगा क्या बन गया है, पर मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत हो। सबसे पहले देखो ये ओरिजिन है, ओके? और ये है हमारा पॉइंट P। हमारी ओरिजिन कहाँ है? O। हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो क्या है? पॉइंट P है। अब पॉइंट O और पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? वेक्टर R से रिप्रेजेंट की गई है। यानी कि पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? वेक्टर R है। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। अब मान लो हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है हमारे पास Q2, एक चार्ज है हमारे पास Q3, एक चार्ज है हमारे पास Q4, इसी तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं और डॉट 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 एक चार्ज है हमारे पास Qn। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? हमने सारे चार्जेस को डिनोट कर दिया है। अब हर चार्ज की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगी। अगर इसको अब हम पॉइंट ए का नाम दे दें, जैसे ए, मान लो कि Q1 चार्ज जो है वो ए पे सिचुएटेड है, तो OA क्या हो गया? ये आ गया पोजीशन वेक्टर R1। मतलब कि चार्ज Q1 की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? वेक्टर R1 है। इसी तरीके से Q2 के लिए क्या हो जाएगी पोजीशन वेक्टर? R2। Q3 के लिए क्या हो जाएगी? R3। ये सारा ओरिजिन से मेजर हो रहा है बेटा। अभी देखो यहाँ पे Q2 के लिए R2 आया है कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन से यहां तक। Q3 के लिए ओरिजिन से Q3 तक। Q4 के लिए ओरिजिन से Q4 तक। Qn के लिए ओरिजिन से Qn तक। तो डॉट 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 Qn के लिए क्या होगा पोजीशन वेक्टर? Rn। यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो वही अपना पुराना प्रोसेस हम यहां पे लेकर आते हैं, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज। ठीक है? स्मॉल टेस्ट चार्ज हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं पॉइंट P पे। हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब जब यहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं अभी के लिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। या फिर अगर आपको कुछ नहीं मानना है, आप सीधे लिखो कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, ओके? FP1। अब बेटा इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम के से डिनोट कर रहे हैं, फिर Q1, क्योंकि ये हमारा सोर्स चार्ज है, इंटू Q0, ये दूसरा चार्ज है जिसपे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? यही पे आपको समझना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ चार्ज Q1। इस चार्ज Q0 की जो पोजीशन है पॉइंट P पे, उसको हमें किसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है? चार्ज Q1 के। अब यहां पे आपको पता है कि पॉइंट P की सोर्स यानी ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, लेकिन हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। हमसे उससे क्या मतलब? हमें इससे मतलब है कि ये Q1 चार्ज से कितना दूर है? तो Q1 चार्ज से ये दूर है वेक्टर R1P। पहले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कितना था? R था। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कितना था? R1 था। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिल गया? ये मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज Q1। सेम प्रोसेस दूसरे के लिए क्या जाएगा? ये Q1 चार्ज के लिए है। Q1 चार्ज के लिए R1P। Q2 चार्ज की वजह से जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? हम लिखेंगे R2P। Qn के लिए हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे RNP। समझ में आ रही बात? वहां पे RNP क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Qn। Qn के रिस्पेक्ट में पॉइंट P कितना दूर पे है, बस ये हमें कैलकुलेट करना है। फिलहाल के लिए हमें ये डिस्टेंस मिल गई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं R1P का मॉड और उसका स्क्वायर। इसका मॉड मतलब मॉड्यूलस हमने ले लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। इसके बाद इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगी? तो इसकी डायरेक्शन हमेशा जाएगी R1P कैप, मतलब चार्ज Q1 से चार्ज Q0 की तरफ, ओके? यानी कि चार्ज Q1 से पॉइंट P की तरफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब यही चीज आगे स्लाइड में लिखी हुई है, उसको एक बार आप देख लो। लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। हमने टेस्ट चार्ज रख दिया है पॉइंट P पे। हुज पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर R फ्रॉम ओरिजिन। वेक्टर R इसकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1।
जो अभी हम कर रहे थे, जो कि सिचुएटेड है एट पोजीशन वेक्टर r1। तो हमने कूलम्स लॉ लगाया, जो अभी हमने लगाया था, Fp1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट R1p का स्क्वायर R1 कैप। और ये सारी नोटेशन जो आपको मैंने अभी तक बताई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर Fp1 क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। R1p क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। तो ये एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब जब हमें पता है कि फोर्स कितना लग रहा है और टेस्ट चार्ज से उसको डिवाइड कर देंगे, तो सोर्स चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी कि नहीं। Hence, the electric field intensity at point P due to charge Q1 will be या can be given as वेक्टर E1, जहां पे वेक्टर E1 जो है वो किसके बराबर है, F1। अब इसकी ये वही फोर्स है जो हम अभी निकाल के रखे हुए थे यहाँ पे, Fp1, ये वही है। तो इसको हम डायरेक्ट F1 लिख रहे हैं, F1 अपॉन Q नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन Q नॉट इंटू R1p का स्क्वायर R1p। ये फोर्स की वैल्यू थी बेटा Fp1 की, जिसको हम F1 लिख रहे हैं। ओके, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं Q नॉट टेस्ट चार्ज की वैल्यू से। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या निकल के आया, सोर्स चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1p का स्क्वायर R1p कैप। यानी सोर्स चार्ज 1 से पॉइंट P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। ओके, अब एक आ गया तो दूसरा भी इसी तरीके से आ जाएगा, E2 क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2p। मैंने बताया था दूसरे चार्ज के लिए, जैसे पहले चार्ज के लिए R1p था, दूसरे चार्ज के लिए R2p हो जाएगा, और जो डायरेक्शन है वो भी R2p का कैप बन जाएगी। अब इसी तरीके से आप निकालते जाओगे तो आपको E1 भी मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन RNP का स्क्वायर। RNP है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1। ओके, और इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, चार्ज Q1 से पॉइंट P की तरफ। वही आर एन कैप क्या दिखा रहा है, Qn से पॉइंट P की तरफ, यही डायरेक्शन बता रहा है। अब आपको सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। तो जो सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम करता है, सेम सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी काम करता है। तो इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगी। दैट इज वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डॉट 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 वेक्टर En, जितने भी पॉइंट्स हैं। अब सारे इक्वेशन से हम E1 E2 E3 डॉट 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 En की अगर हम वैल्यू निकाल के रखें तो हमें मिलेगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने हर इक्वेशन में से कॉमन कर लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमें क्या मिलता है, पहला सोर्स चार्ज Q1, उसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1 टू पॉइंट P। सब में यही मिलेगा, Q2 R2p का स्क्वायर R2p कैप। सिमिलरली जब हम nth पॉइंट पे जाएंगे तो सोर्स चार्ज क्या है, Qn है। सोर्स चार्ज Qn और पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, RNP है, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और डायरेक्शन क्या है, चार्ज Qn से पॉइंट P की तरफ, तो RNP का कैप। तो अगर इन सारी चीजों को हम वेक्टर फॉर्म में सम अप करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन कर दिया। I इज इक्वल टू 1 से n, I की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके n तक, और एक वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम सम कर देंगे, हर वैल्यू पुट करेंगे फिर सम करेंगे। 1 रखा जो वैल्यू आई, प्लस 2 रखा जो वैल्यू आई, प्लस 3 रखा तो जो वैल्यू आई। यहाँ पे क्या क्यू आई, मतलब कि अगर इसमें आप 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा Q1, 2 रखोगे तो क्या बनेगा Q2, n रखोगे तो क्या बनेगा Qn, और आर स्क्वायर आईपी, मतलब आर आईपी का स्क्वायर। आर आईपी क्या है, R1p R2p R3p, यानी कि जो रिस्पेक्टिव चार्ज होगा, Q1 की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या थी, R1p, तो Q1 के लिए R1p आएगा, Q2 के लिए R2p आएगा, डॉट 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 Qn के लिए RNP आएगा। और फिर वही बात, डायरेक्शन किधर से किधर गई थी, सोर्स चार्ज से पॉइंट P की तरफ। तो इसीलिए सोर्स चार्ज Q1 होगा तो R1p, सोर्स चार्ज Q2 होगा तो R2p, सोर्स चार्ज Q3 होगा तो R3p कैप। समझ में आ रही बात। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रखेंगे, इसका डेरिवेशन भी आप याद रखेंगे। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी मैं कर सकता हूं। बढ़ते हैं आगे एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। दिया हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ क्यू कूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने चार्जेस रख दिए हैं क्यू कूलम के, और कहां रखे हैं,
x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 मीटर, x इज इक्वल टू 9 मीटर, डॉट 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 डॉट। तो हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। हमें ओरिजिन पे इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इफ ऑल द चार्जेस आर ऑफ सेम साइन। सारे चार्जेस कह रहा है सेम साइन के हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। ओरिजिन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक चार्ज रखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे, दूसरा रखा हुआ है 3 पे, तीसरा रखा हुआ है 9 पे एंड एटसेट्रा। तो अगर इसका आप फॉर्मेट बना के देखोगे तो आपको मिलेगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई, मतलब जो पहला चार्ज है जो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/1 का स्क्वायर। सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, जो दूसरा चार्ज है जो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है उस पे क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/3 का स्क्वायर। तीसरे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/9 का स्क्वायर, क्योंकि तीसरा 9 पे रखा हुआ है। और इसके बाद ये फिर आप कंटिन्यू करते जाओगे इंफिनिटी तक, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज रखे हैं ऐसा ये बोल रहा है। अब इन सारे चार्जेस की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या आएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं, पहले देखते हैं क्या कुछ बन पा रहा है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा वो कॉमन हो जाएगा, सब में है 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर, डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। जब इनका स्क्वायर करके ओपन करोगे तो 1/1, 1/9, 1/81। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, 1/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार 1/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला नंबर क्या है 1, अगर 1/1 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया गया है 1/9 से, फिर 1/9 को 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1/89। तो यहाँ पे एक टाइप की जीपी चल रही है, और जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, वो है 1/9, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस अब इसमें कुछ बचा नहीं है, वेक्टर E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही। उसके बाद ये जो जीपी है इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम का आपको फॉर्मूला लगा देना है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है S इंफिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R, जहां A होता है इनका फर्स्ट टर्म और R होता है इनका कॉमन रेशियो। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, क्योंकि 1/1 क्या बन रहा था 1, ये फॉर्मूले का 1 है। 1 माइनस 1/9, 1/9 क्या है इनका कॉमन रेशियो है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ R इज इक्वल टू 1/9, A इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 9 माइनस 1 8, और ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो 9/8 बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई 9Q/32 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 9/8 इंटू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कोई ना कोई आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर देगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमें बताते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, और हम उसके हिसाब से इंप्रूव करते रहेंगे और आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है छोटा सा, ये होमवर्क है, एज इट इज मतलब कर लेना यार थोड़ा सा। लिखा हुआ है ए पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट इन द वेलोसिटी ऑफ एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। मान लो एक चार्ज Q है, इसको एक कंडक्टिंग प्लेट जो कि चार्ज नहीं है उसके पास में रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्केच करो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, कैसे जाएंगी, इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लाइन को आप स्केच करो। ये आपका होमवर्क है। अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहा है और वो करके दिखाना चाहता है तो आप निसंदेह इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें इसका सॉल्यूशन भेजिए और डेफिनेटली हम अगले लेक्चर में आपका नाम पब्लिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक रिवाइज करते रहिए।